Logical evening, everyone. So here we are with the GK analysis of VMTC 2634 and ALET 2. ALET 2 आपका ये मॉक है एंड यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जीके सेक्शन। जीके सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चंस थे? टोटल 30 क्वेश्चंस थे। लेवल की मैं बात करूं तो बहुत मॉडरेट लेवल का ही था, इजी टू मॉडरेट लेवल ही इस मॉक को आप कह सकते हैं। आते हैं अपन पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू बायोलॉजी। बायोलॉजी से रिलेटेड ये पहला क्वेश्चन है। मैंने आपको जैसा बताया था कि एलिट में साइंस से भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं थोड़े बहुत, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन मिलेंगे, कल्चर से भी क्वेश्चन मिलेंगे और प्राइजेस से क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एलिट के लिए। तो इधर से आपको हर साल लगभग एक एक दो दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा अपन हर चीज को कवर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका विटामिन से रिलेटेड कि डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज स्कर्वी। स्कर्वी किस विटामिन से की डेफिशिएंसी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, सी, डी और B12। ठीक है, ये चार आपके पास में ऑप्शंस हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो सही आंसर है आपका। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है क्या? स्कर्वी। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ऑस्टियोमलेशिया भी होता है इससे। ठीक है, स्कर्वी होता है विटामिन सी से। विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है क्या? रिकेट्स। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से और विटामिन B12 की कमी से होता है आपका एनीमिया। ठीक है, तो ये चार डिसीज आपको, क्या विटामिन ए, बी, सी, डी अपन ने देखा। ए, बी, सी, डी की कमी से, इनकी डेफिशिएंसी से क्या आपको डिसीजेस जो हैं वो हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कंसिडर्ड एज द ऑथर ऑफ द एंशिएंट इंडियन एपिक महाभारत। महाभारत के ऑथर कौन थे, राइटर कौन थे महाभारत के? ऑप्शन हैं वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास और भास। सही आंसर इसका है आपका वेदव्यास जी। वेदव्यास जी के द्वारा लिखी गई थी क्या? महाभारत। है ना, सभी को पता होगा, बहुत बेसिक सा बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि वेदव्यास महाभारत किसने लिखा था? तो महाभारत के ऑथर थे आपके वेदव्यास जी। वाल्मीकि जी ने लिखी थी हमारी क्या? रामायण। रामायण वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी। कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट पोइट हैं इंडियन लिटरेचर के। इन्हें इंडियन लिटरेचर में शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। किसको? कालिदास को। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट को आपसे पूछ सकते हैं कि हु इज नोन एज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया कौन है? कालिदास है। इनकी कुछ मेजर राइटिंग्स हैं वो भी अपने को पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? मेघदूतम, मेघदूत, ऋतु संहारम, इसके अलावा कुमार संभवम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम। रघुवंशम, विक्रमोवर्षियम। ठीक है, तो ये कुछ क्या है? इंपॉर्टेंट राइटिंग्स है कालिदास जी की जो आपको पता होनी चाहिए। मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और विक्रमो वर्षियम, ये सभी कालिदास की इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। डायरेक्टली ये आपको आ सकती है कि मेघदूत किसने लिखा है, मेघदूत के ऑथर कौन है, ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो कालिदास जो है उसका सही आंसर होगा। देन आप देख रहे हैं फोर्थ ऑप्शन भास। भास की एक इंपॉर्टेंट राइटिंग है स्वप्न वासव दत्तम। ये सभी क्या है? संस्कृत में है, इसलिए लास्ट में ये अम लग रहा है ना। सभी के आगे आप देख रहे हो मेघदूतम, ऋतु संहारम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, तो ये बाद में मां लगता है वो संस्कृत लैंग्वेज में लगता है। ये सभी टेक्स्ट जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में है, इसीलिए इनके आगे जो लास्ट में आप एम देख रहे हो वो है स्वप्न वासव दत्तम। किसने लिखा है? भास ने लिखा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज मोस्ट अबेंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। बहुत आसान क्वेश्चन, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है? तो सबसे ज्यादा गैस मिलती है आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन
सबसे ज्यादा मिलने वाली गैस है एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एक आपका ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑक्सीजन। O2 जो है वो सबसे ज्यादा मिलने वाली गैस है ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। वहीं हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मिलता है आपका क्या? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खासी रेबेलियन ऑफ 1828 was a significant anti-colonial uprising in which present day Indian state। खासी रेबेलियन एक इंपॉर्टेंट क्या था? एंटी कॉलोनियल अपराइजिंग थी, बहुत बड़ा क्या था? एक मास अपराइजिंग हमें देखने को मिला था खासी रीजन में। आपको अगर पता है खासी रीजन है कहां, तो अभी आप डायरेक्टली क्या आंसर मार्क कर सकते हो प्रेजेंट इंडिया में। तो खासी रीजन, गारो, खासी, जैंतिया, 3 हिल्स हैं इंपॉर्टेंट, ये हमें पता होना चाहिए। गारो, खासी और जैंतिया ये तीनों ही कहां मिलती हैं? मेघालय में मिलती हैं। तो मेघालय जो है इसका सही आंसर हो जाता है। मेघालय के रीजन में खासी रेबेलियन 1828 में हमें देखने को मिला था। और इसके लीडर कौन थे? इनके लीडर का भी नाम याद होना चाहिए। इनके लीडर थे तीरथ सिंह। तीरथ सिंह थे लीडर ऑफ खासी रेबेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट, पहली महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? तो वो रही हैं हमारी विजय लक्ष्मी पंडित। ये क्वेश्चन अपन लोगों ने देखा हुआ है ना। विजय लक्ष्मी पंडित जो है क्या है? आपकी पहली विमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 8th जनरल असेंबली की क्या थी? ये प्रेसिडेंट थी। 8th जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, कौन थी ये? पता होगा आप लोगों को। विजय लक्ष्मी पंडित जी जो थी वो थी जवाहरलाल नेहरू जी की बहन। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, उनकी सिस्टर थी विजय लक्ष्मी पंडित। और ये ना सिर्फ इंडिया नहीं, बाकी ओवरऑल भी पहली विमेन प्रेसिडेंट ही है किसकी? यूएनजीए की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट डेज विद देयर रिस्पेक्टिव डेट्स। कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट रिलेटेड डेज हैं जिनकी अपने को डेट पता होना चाहिए, कब ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ओजोन डे ये बनाया जाता है आपका 16th ऑफ सितंबर को। 16th ऑफ सितंबर को होता है क्या? वर्ल्ड ओजोन डे। देन वर्ल्ड वाटर डे 22nd ऑफ मार्च, वर्ल्ड अर्थ डे 22nd ऑफ अप्रैल एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3rd मार्च। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है? ये 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। तो ए ऑप्शन जो है वही आपका क्या है? सही है। 3, 1, 2, 4 ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर आपका बन जाता है। ये भी अगेन एक इजी क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिंदी नोवेल बिकेम द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज वर्क टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 2022 फॉर ट्रांसलेटेड फिक्शन। 2022 में पहली बार इंडिया को कोई इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो मिला था। किस राइटिंग को और किस व्यक्ति को ये दिया गया था, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके, तमस भीषम साहनी, गुनाहों का देवता बाय धर्मवीर भारती, रेत समाधि बाय गीतांजलि श्री एंड राग दरबारी बाय श्रीलाल शुक्ला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, रेत समाधि। रेत समाधि गीतांजलि श्री जो द्वारा लिखी गई थी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड या फिर रेत समाधि गीतांजलि श्री ने लिखी थी, और ये इनको लेटर ऑन फिर क्या मिलता है? आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? तो इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका किया था डेजी रॉकवेल ने। डेजी रॉकवेल ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, जिसका नाम था टॉम्ब ऑफ सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिक मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। मॉनेटरी पॉलिसी में जो आपके टूल्स देखते हो आप, है ना, जो कि क्या करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं वो क्या करते हैं? फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी को मैनेज करने का काम करते हैं विद इन दी कंट्री। कंट्री के अंदर फ्लो ऑफ मनी को है जो है वो मैनेज करते हैं, जिससे इन्फ्लेशन के रेट्स आपके क्या होते हैं? डिसाइड होते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ता है या कम करने के लिए कई बार ये चीजें की जाती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैविंग रिगार्ड टू द नीड्स ऑफ सिक्योरिंग द मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द कंट्री prescribes the bank rate. Which of the following most closely explains this rate? बैंक रेट क्या है? इनमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है वो सही स्टेटमेंट है बैंक रेट को डिफाइन करने वाला। पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स लॉन्ग टर्म फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स विदाउट रिपर्चेज एग्रीमेंट्स।
तो ये स्टेटमेंट मुझे सही दिख रहा है अभी, बाकी फिर भी और स्टेटमेंट्स अपन देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म एक लिक्विडिटी नीड्स। अब यहां पर क्या बात हो गई है शॉर्ट टर्म की। मैंने आपको बताया था कि जब शॉर्ट टर्म फंड्स की बात की जा रही है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स की बात की जा रही है, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका रेपो रेट, ना कि बैंक रेट। ठीक है, ये क्या है, रेपो रेट है आपका जब शॉर्ट टर्म फंड्स की बात की जा रही है। जब हम लॉन्ग टर्म फंड्स की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म फंड्स में आपका आता है बैंक रेट। तो ये क्या है आपका बैंक रेट के लिए है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन आपका क्या है, द इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक्स पार्क देयर सरप्लस फंड विद द आरबीआई ओवरनाइट। क्या होता है भाई, जब कमर्शियल बैंक हैं आरबीआई के पास में अपना पैसा रख देती हैं जाकर के, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका रिवर्स रेपो रेट, रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स पार्क देयर मनी विद द आरबीआई। वो क्या है हमारा रिवर्स रेपो रेट है, ना कि रेपो रेट है, या फिर ना कि बैंक रेट है। ये क्या है आपका रिवर्स रेपो रेट। मतलब इसमें क्या होगा, आरबीआई कुछ इंटरेस्ट किसको देगा, कमर्शियल बैंक को देगा, क्योंकि आरबीआई के पास में कुछ पैसा जो है वो कमर्शियल बैंक ने रखा हुआ है अपना, इसलिए ये क्या है रिवर्स रेपो रेट। और ये इंटरेस्ट कौन देगा, आरबीआई देगा किसको, कमर्शियल बैंक्स को। रेपो रेट के अंदर क्या होगा, रेपो रेट में कमर्शियल बैंक्स बोरो करेंगे शॉर्ट टर्म फंड किससे, आरबीआई से, तो उनको कमर्शियल बैंक्स को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है, लास्ट आपका स्टेटमेंट है इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। तो ये तो स्टेटमेंट एकदम ही गलत है, क्योंकि आरबीआई क्या करता है, कभी बोरो नहीं करेगा। आरबीआई कभी बोरो आपका नहीं करेगा। आरबीआई क्या करेगा भाई, कि तुम्हारे पास में अगर फंड है तुम हमारे पास में रख सकते हो, बट बोरो वोरो नहीं करूंगा। आरबीआई अपने आप में एक बहुत बड़ी बॉडी है, उसको बोरो करने की आवश्यकता नहीं है। आरबीआई बोरो नहीं करेगा, बट आरबीआई क्या करेगा, मेरे पास में पार्क कर दो फंड तुम अपना, तो मैं तुम्हें इंटरेस्ट दे दूंगा, है ना। मुझे ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है कि तुम्हें तुम्हारा फंड में रखूं, बट आपके पास है एक्स्ट्रा, आप रख सकते हो मेरे पास में, अगर आपको कुछ इंटरेस्ट कमाना है तो। मुझे बोरो वोरो नहीं करना है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जैक्टली ही गलत हो जाता है आपका। ये आपका रिवर्स रेपो रेट है, ये रेपो रेट है, और जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है, बैंक रेट ये हो जाती है आपकी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इनमें से क्या होता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये तो अपन क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, किसने ये टर्म दिया था, और कितने इंडिया में अभी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, सभी चीजें इसमें एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं अपन। एनी रीजन विद अ लार्ज नंबर ऑफ मैमल्स, नहीं। एरिया दैट इज होम टू मैनी लेक्स एंड रिवर्स, नहीं। रीजन रिच इन एंडेमिक स्पीशीज एंड अंडर सीवियर थ्रेट, ये अपन ने देखा था कि ऐसे रीजन जहां पर रिच बायोडायवर्सिटी मिलती है, एंडेमिक स्पीशीज मिलते हैं, और उनको क्या होता है, सीवियर थ्रेट होता है, वो क्या होते हैं आपके बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। फॉरेस्टेड एरिया प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, तो ये भी आपका क्या है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट टोटल है कितने, तो 36 आपको वर्ल्ड में टोटल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे। इंडिया में हमने देखा था 4 हैं, है ना। इंडिया में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, कौन कौन से, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयस, इसके अलावा इंडो बर्मा रीजन और सुंडालैंड। ठीक है, तो ये हमने क्या देखे थे, कुछ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट देखे थे जो कि इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इज। एनपीटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है हमारी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका टू प्रमोट न्यूक्लियर वेपन्स फॉर सेल्फ डिफेंस, नहीं। टू एंश्योर द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टू ऑल नेशंस, टू एंश्योर स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टू ऑल नेशंस, नहीं, क्योंकि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी किसकी बात करती है, एनपीटी किसकी बात करती है, कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड नहीं करना है। तो ये तो एकदम ही उल्टी बात कर रहा है ना, तो ये तो एकदम गलत हो जाता है, क्योंकि एनपीटी बात करती है कि भाई पीसफुल यूज कर सकते हो आप न्यूक्लियर का, बट क्या उसका एटॉमिक आप उसको एज अ बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब यूज नहीं कर सकते, किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसका यूज नहीं कर सकते। सी ऑप्शन बोल रहा है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड प्रमोट पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो यहां पर एकदम बात सही है कि बोला है कि प्रिवेंट करना है ना, स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स क्या करना है, आपको रोकना है, प्रिवेंट करना है, और उसका यूज जो है बढ़ाना है, क्या, पीसफुल यूज, उसका
पीसफुल यूज को आप क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, बट आपका जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके यूज को आपको क्या करना है, रोकना है, प्रिवेंट करना है। तो ये ऑप्शन जो है आपका एकदम सही हो जाता है। टू बैन न्यूक्लियर प्लांट्स कंप्लीटली, नहीं, ये भी नहीं है। न्यूक्लियर प्लांट्स को बैन क्यों कर देना है, क्योंकि वो तो क्या कर रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं। तो एनर्जी जो है वो तो बढ़िया बात है, एनर्जी के लिए तो यूज कर सकते हैं, एनपीटी की बात करता है। बट आप क्या नहीं कर सकते, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो एनपीटी यहाँ पर क्या है, इसका मोटिव क्या है, टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन। इसके अलावा अपन ने बात करी थी क्या, कि एनपीटी 1968 में साइन किया गया था और 1970 में ये एनफोर्स हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक कट ऑफ डेट थी 1 जनवरी 1967। ये कट ऑफ डेट डिसाइड की गई थी जिसमें बताया गया था कि 1 जनवरी 1967 से पहले जो नेशंस के पास में न्यूक्लियर वेपन्स थे तो उनके पास तो रहेंगे, है ना, उनके पास में क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है न्यूक्लियर वेपन्स। जो 5 नेशंस आपके परमानेंट 5 मेंबर्स जो हैं उनके पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स रिकॉग्नाइज्ड हैं। बाकी इस डेट के बाद जिसने भी न्यूक्लियर वेपन बनाए तो वो नहीं रहेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं रहेंगे। जैसे कि इंडिया, इंडिया ने कब बनाया, 1974 में पहली बार टेस्ट किया इंडिया ने। तो इंडिया जो है उसकी इसके पास रहे रिकॉग्नाइज नहीं है, इसीलिए इंडिया एनपीटी का मेंबर भी नहीं है। इंडिया बोलता है कि ये जो पॉलिसी है, ये जो ट्रीटी है पूरी, वो अपने आप में क्या है, अनफेयर पॉलिसी है, अनफेयर ट्रीटी है, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है। ये क्या करती है, कंट्रीज के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करती है, क्योंकि ये जो कट ऑफ डेट है इसका कोई औचित्य नहीं है ना। ये जो कट ऑफ डेट डिसाइड की गई है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि क्यों कर दिया ऐसा, क्यों कर दिया आपने 1 जनवरी 1967 ही क्यों डिसाइड किया, क्यों आपने 1980 डिसाइड नहीं किया, है ना। तो जो आपकी परमानेंट 5 कंट्रीज थी उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से ये डेट डिसाइड कर ली कि जब भाई उन 5 कंट्रीज के साथ पास में न्यूक्लियर वेपन आ गया तो उन्होंने ये डेट बना दी और बोल दिया कि भाई अब आगे से जो भी बनाएगा उसके पास में नहीं रहेगा न्यूक्लियर वेपन। तो ये कोई बात थोड़ी ना होती है ना। इसीलिए इंडिया अभी तक पार्ट नहीं है एनपीटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया एंड श्रीलंका हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स डीपनिंग देयर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज। A major milestone in this effort was signing of a framework to revive Comprehensive Economic Partnership Agreement (CAPA). Which of the following statements about India and Sri Lanka (CEPA) are incorrect? अब इसको बहुत ध्यान से पढ़ना भाई, जब भी इनकरेक्ट दिख जाए तो इसको अंडरलाइन कर लिया करो। जब भी इनकरेक्ट दिख जाए तो उसको अंडरलाइन कर लिया करो, उसको हाईलाइट क्या करो, कर लिया करो, क्योंकि अपन अपनी क्या हैबिट क्या होती है, जनरली करेक्ट आंसर देने की होती है ना। जनरली कभी करेक्ट ही पूछा जाता है, इसलिए अपनी अभी हैबिट भी है कि अपन करेक्ट मार के आ जाते हैं। बट यहाँ पर क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अब इनकरेक्ट हमसे पूछा है तो पहला स्टेटमेंट अपना क्या है, the CAPA Comprehensive Economic Partnership Agreement seeks to expand trade in goods, services and investment beyond the existing free trade agreement. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बियॉन्ड भी क्या करने वाला है बात, इंडिया और श्रीलंका किसके बारे में बात करने वाले हैं, ट्रेड के बारे में, है ना, कि ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को और ज्यादा बढ़ाया जाए। तो ये जो है वो एकदम सही है स्टेटमेंट। द अग्रीमेंट इज अ ट्राइलेटरल इनिशिएटिव इन्वॉल्विंग इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो ट्राइलेटरल तो नहीं है, ये तो बाइलेटरल है, क्वेश्चन में ही लिखा है ये तो, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया कि ये क्या है, बाइलेटरल अग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ट्राइलेटरल नहीं है ये। अगला आपका ऑप्शन है, अगला स्टेटमेंट है, वन ऑफ द मेजर स्टिकिंग पॉइंट्स फॉर श्रीलंका हैड बीन कंसर्न्स अबाउट डोमिनेशन ऑफ इंडियन सर्विसेज सेक्टर कंपनीज। इंडियन सर्विसेज सेक्टर कंपनीज जो है उसके डोमिनेशन के बारे में भी श्रीलंका जो है बात करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम आपका करेक्ट हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है, द अग्रीमेंट हैज ऑलरेडी बीन साइंड, रेटिफाइड एंड इम्प्लीमेंटेड फुली इन बोथ दी कंट्रीज। एग्रीमेंट जो है वो दोनों कंट्रीज के द्वारा रेटिफाई कर दिया गया है और फुली इम्प्लीमेंट हो गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका सही नहीं है, क्योंकि रेटिफिकेशन अभी नहीं किया गया है ना। दोनों कंट्रीज ने अभी ये रेटिफाई नहीं किया गया है। 2005 में ये इनिशिएटिव जो है स्टार्ट हुआ था बिटवीन दी टू कंट्रीज इंडिया एंड श्रीलंका, बट अभी इसको फुली इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है एकदम करेक्ट हो जाता है। तो अपने सही आंसर क्या हो जाएगा, हाँ 1 और 3 क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही आंसर हो गया, बी ऑप्शन सही हो जाता है ना। सही बोल रहा हूँ क्या मैं, नहीं, क्यों, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था ना भाई इसमें, है ना। ऑप्शन भी आपको देगा घुमाने के लिए वो, ताकि आप करो गलती। जैसे ही आपने देखा कि 1 सही है भाई, 3 सही है, लगा देता हूं मैं 1 और 3, बी ऑप्शन लगा के अपन आ गए बड़ी खुशी खुशी में, के एकदम सही बनता था, आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। बट क्वेश्चन तो आसान सा था, पर अपन यहाँ पर क्या आ गए, गलती करके आ गए, इनकरेक्ट अपन ने ध्यान से नहीं पढ़ा।
और आंसर अपना क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन 2 एंड 4। ठीक है भाई, सही आंसर क्या होगा इसका, 2 एंड 4, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है आपके इनकरेक्ट हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC announced at the G20 summit 2023 is considered as a significant move in global connectivity. Which of the following statement is are correct? अब यहाँ पर क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है क्या, करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है आपका, IMEC is an economic corridor connecting India to Europe through UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड इसराइल, तो बिल्कुल ठीक है। आईएमसी क्या है, आईएमईसी है क्या, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या, इंडिया से मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करने का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें जो हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, उनसे पहुंच बनाई जा सके, इंडिया की जो है रीच बन सके उन कंट्रीज के साथ में। इसके लिए आपका क्या है, ये इनिशिएटिव, ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है। इसको आप क्या देख सकते हैं, काउंटर के रूप में देख सकते हैं, जो चाइना का इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके काउंटर के रूप में हम देख सकते हैं किसको, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को। ठीक है भाई, तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो एकदम ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, द कॉरिडोर इंक्लूड्स बोथ रेल एंड सी कनेक्टिविटी, रेल और सी कनेक्टिविटी दोनों को ही ध्यान में इसमें रखा गया है, तो बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट भी, रेल और सी दोनों ही कनेक्टिविटी का ध्यान इसमें इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में रखा गया है। अगला स्टेटमेंट है, द इनिशिएटिव इज लेड बाय ब्रिक्स नेशंस अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो ये जो स्टेटमेंट है एकदम ही क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट थोड़ना है ये तो क्या है, वर्ल्ड की उल्टा है, काउंटर है, आईएमईसी का काउंटर है, तो ये स्टेटमेंट जो है एकदम से गलत हो जाता है। अगला आपका स्टेटमेंट है, आईएमईसी एम्स टू काउंटर चाइनाज बीआरआई बाय क्रिएटिंग अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स, तो ये एकदम बिल्कुल ठीक है आपका ऑप्शन। तो 1, 2 और 4 सही हो जाते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1, 2 एंड 4, तो ए ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इंटरनेशनल रिलेशन से ये क्वेश्चन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ से रिलेटेड ये क्या है आपका क्वेश्चन। एससीओ प्लेज अ मेजर रोल इन रीजनल जियोपॉलिटिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एक्यूरेट, मतलब करेक्ट आंसर ही आपसे क्या है वो पूछने की कोशिश कर रहा है। पहला स्टेटमेंट है, इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम मेंबर्स ऑफ एससीओ इन द सेम ईयर, तो इंडिया और पाकिस्तान क्या सेम ईयर में ऐड हुए थे एससीओ में, तो बिल्कुल हुए थे, है ना, 2017 में, 2017 में दोनों ही नेशन क्या बने थे, एससीओ के मेंबर बने थे। आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए इसका कि एससीओ बना कैसे था। एससीओ देखो सबसे पहले क्या था, एससीओ था एक शांघाई 5 करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि बना था 1995 में, जिसमें 5 कंट्रीज हुआ करते थे, 1995 में बना था ये, और इसमें क्या थे, 5 कंट्रीज हुआ करते थे। तब इसका नाम एससीओ नहीं था, ये बात याद रखना, तब ये एससीओ नहीं है, तब ये था क्या, शांघाई 5। शांघाई 5 के अंदर क्या क्या था, चाइना था, ठीक है, इसके अलावा चाइना के अलावा आपका कौन था, रशिया था, ठीक है, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, और आपका तजिकिस्तान था। ठीक है, ये 5 कंट्रीज मिलकर के क्या बनाते थे, शांघाई 5 बनाते थे। ठीक है, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान मिलकर के क्या बनाते थे, शांघाई 5 नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाते थे। बाद में क्या होता है, 2001 में ये बन जाता है क्या, एससीओ। 2001 में बनता है आपका एससीओ, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये 5 कंट्रीज तो होंगे ही, ये 5 कंट्रीज तो इसमें होंगे ही आपके, कौन कौन, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, और एक और इसमें ऐड हो जाएगा कौन, उज्बेकिस्तान। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब इसमें कितने हो गए, 6 मेंबर्स हो गए, सिक्स आपका हो गया कौन, उज्बेकिस्तान, और ये 6 मेंबर्स जो थे वो फाउंडिंग मेंबर्स के थे, किसके, एससीओ के, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। बाद में फिर 2017 में आपके 2 कंट्रीज और ऐड होती हैं इसमें, कौन कौन, इंडिया और पाकिस्तान, है ना, और लास्ट में अभी अपन देख रहे हैं कौन, ईरान भी इसमें ऐड हो गया है, ईरान भी इसका मेंबर जो है वो बन गया है अभी। ठीक है, तो एससीओ क्या है, इंडिया और पाकिस्तान, पहला स्टेटमेंट क्या है, इंडिया और पाकिस्तान फुल मेंबर्स बने सेम ईयर में, बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है आपका।
सेकंड आपका स्टेटमेंट है एससीओ वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड बाय चाइना रशिया एंड 4 सेंट्रल एशियन नेशंस। तो बिल्कुल ठीक है, ये भी चाइना रशिया और 4 सेंट्रल एशियन नेशंस अपन ने कौन से देखे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है। एससीओ's focus includes counter-terrorism, economic cooperation and military alliances। तो देखो यहां तक जब आप बात कर रहे थे तब तक तो ठीक था, काउंटर टेररिज्म की हम बात कर रहे थे कि क्या करना है, टेररिज्म को काउंटर करने की बात चल रही है। ठीक है, बढ़िया बात है भाई, करो काउंटर टेररिज्म करो। इकोनॉमिक कॉपरेशन भी कर लेंगे, ठीक है, साथ में मिलकर के क्या कर लेंगे, इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात कर लेंगे, ट्रेड व्रेड की बातें कर लेंगे, बढ़िया बातें हैं, कर ली जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्या एक मिलिट्री अलायंस है ये, मिलिट्री अलायंस नहीं है ना। मिलिट्री अलायंस कौन है, नाटो है। नाटो क्या है, अपने आप में एक मिलिट्री अलायंस है कि सभी देशों की जो कंट्री हैं वो क्या होती है, साथ में आकर के काम कर सकती हैं, ठीक है, वो क्या है, एक नाटो है, वो मिलिट्री अलायंस है। बट इंडिया जो आपके एससीओ है वो क्या है, कोई मिलिट्री अलायंस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ काउंटर टेररिज्म और इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात की जाने वाली है। तो मिलिट्री अलायंस ये नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसके अलावा लास्ट स्टेटमेंट है आपका कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग में, ठीक है, तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। तो अगेन 1, 2 और 4 जो है वो आपके सही हो जाते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 1, 2 एंड 4 जो है स्टेटमेंट्स एकदम सही है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64th क्वेश्चन। रमन मैग्सेसे अवार्ड इज ऑफन रिगार्डेड एज द नोबेल प्राइज ऑफ विच कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट का नोबेल प्राइज बोला जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड को। ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है उसको बोला जाता है नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। बी ऑप्शन जो है एकदम इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है किसको, रमन मैग्सेसे अवार्ड को, है ना। रमन मैग्सेसे अवार्ड नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ में इसके पहले रिसिपिएंट कौन थे, फर्स्ट रिसिपिएंट कौन थे, फर्स्ट रिसिपिएंट थे आपके विनोबा भावे आचार्य। विनोबा भावे जो थे वो आपके क्या थे, फर्स्ट रिसिपिएंट थे। आचार्य विनोबा भावे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका किसमें, फ्रीडम स्ट्रगल में। फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा है। भूदान मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, भूदान मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो कि स्टार्ट किया था किसने, आचार्य विनोबा भावे ने, ठीक है। तो इसको याद रखना, नमन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल प्राइज ऑफ एशिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज वेस्टवर्ड एंड ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। इनमें से कौन सी रिवर वेस्टवर्ड फ्लो करती है और अरेबियन सी में जाकर के गिर जाती है। ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी। इसका करेक्ट आंसर है क्या, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है वो एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा रिवर क्या है, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये जाकर कहां पर गिरती है, अरेबियन सी में जाकर के ये ड्रेन आपकी हो जाती है, ठीक है। बाकी सारी रिवर जो है गोदावरी, कृष्णा और महानदी, ये तीनों ही क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और ये जाती हैं कहाँ, बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन होती हैं। इसके अलावा वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और कौन सी हैं, ताप्ती है आपकी, है ना, ताप्ती रिवर जो है वो भी वेस्ट फ्लोइंग है, पेरियार है, साबरमती है, माही है, ये सभी क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो कुछ रिवर्स ही जो है वो वेस्ट फ्लोइंग है, जनरली इंडिया की सारी रिवर्स आपको ईस्ट फ्लोइंग ही दिखेंगी। ये कुछ नाम मैंने जो बताया आपको, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, माही और साबरमती, ये क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज, सॉरी ये तो वही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इनियोकोस 25 टुक प्लेस। इनियोकोस 25 टुक जो आपकी एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है, कहां पर कंडक्ट की गई है रिसेंटली। ऑप्शन है ग्रीस, यूएस, फ्रांस और यूके। इसका करेक्ट आंसर है ग्रीस। ग्रीस के अंदर आपकी क्या की गई है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, इंकियोस, ठीक है। किसने किसने पार्टिसिपेट किया है इसमें, तो बहुत सारी कंट्रीज, मल्टीनेशनल ये एक्सरसाइज है, बहुत सारी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। एग्जाम्पल आपके ग्रीस है, फ्रांस है, इटली है, इंडिया है, यूएस है, ठीक है। तो इन सभी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ग्रीस में ये कंडक्ट की गई है, तो ये अपने को याद रखना है, मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड विच वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज दैट कनेक्ट्स रामेश्वरम टू इंडियन मेनलैंड।
किस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसमें क्या है वो एक वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज क्या होगा? वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज ऐसा होता है कि इस तरह से उठ जाता है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। मान लो कि ये ब्रिज कनेक्ट है, बीच में से कोई शिप को गुजरना है, तो वो क्या करेगा, बीच का उसका पार्ट जो है वो ऐसे लिफ्ट कर जाएगा। दो ऐसा ये कनेक्टेड है, बीच में ये एक पार्ट लगा हुआ है, ये पार्ट जो है वो उड़ जाएगा। तो ये होगा क्या आपका वर्टिकल लिफ्ट। इस तरह से समझो इसको। ये एक पूरा रोड है, यहां पर आपका ये जो है ब्रिज जो है बना हुआ है, ठीक है। ये ब्रिज, अब यहां से किसी शिप को गुजरना है ना, शिप जा रहा है, अब उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, वो ब्रिज से टकरा जाएगा, इसलिए क्या होगा, ये ब्रिज जो है वो वर्टिकली लिफ्ट कर जाएगा, ये पार्ट जो है इसका वर्टिकली लिफ्ट कर जाएगा। तो ये शिप जो है वो आसानी से क्या गुजर जाएगा यहाँ से। तो ये है आपका क्या, कौन सा ब्रिज है ये ब्रिज का नाम है पम्बन ब्रिज। पम्बन ब्रिज अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर क्या है? अगेन आसान क्वेश्चन है, कहां पर हेडक्वार्टर है किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ऑप्शन है न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुरुग्राम, जयपुर। इसका सही आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम में क्या है, हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इसके अलावा आईबीसीए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर भी कहां पर स्टैब्लिश होने वाला है, इंडिया में ही स्टैब्लिश होने वाला है। ये आपकी बात हो चुकी है, अभी डिसाइड नहीं किया गया है कहां पर स्टैब्लिश होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड अंडर द इनिशिएटिव हमारी परंपरा हमारी विरासत इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हमारी परंपरा हमारी विरासत, ये एक इवेंट है जो कि झारखंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। झारखंड गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिसके अंडर जो कल्चर है ट्राइब्स का उसको प्रिजर्व करने की बात की गई थी कि भाई हमारी जो परंपरा है वो क्या है, हमारी विरासत है ना, हमारा हेरिटेज है, ये जो हमारा कल्चर है, हमारी परंपरा है, हमारे ट्रेडिशंस है। तो ये किस इवेंट पे स्टार्ट की गई है? ये इवेंट था आपका क्या, 150th एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा की 150th एनिवर्सरी थी, जिस पर ये हमारी परंपरा हमारा विरासत नाम का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा का नाम आपने सभी ने सुना होगा, एक बहुत बड़ा नाम है, ट्राइबल रिवॉल्यूशनरी थे ये, है ना, बिरसा मुंडा। इन्होंने मुंडा रेबेलियन स्टार्ट किया था, मुंडा रेबेलियन, या फिर जिसे उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। उल गुलान आपने एक वर्ड सुना होगा, याद रखना, उल गुलान किसने स्टार्ट किया था? इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि उलगुलान मूवमेंट किसने स्टार्ट किया है, तो बिरसा मुंडा ने ही स्टार्ट किया था कि आपका उलगुलान मूवमेंट। 150th एनिवर्सरी अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब 1875 में इनका बर्थ हुआ था, और 1899 में इनको इनकी जो है वो मार्टियर ये हो गए थे, है ना, मार्टियर हो गए थे 1899 में, है ना। तो बहुत एक छोटे से लाइफ स्पेन में ही एक बहुत बड़ा नाम इन्होंने कर लिया था, किसमें, क्योंकि इन्हें एक ट्राइबल रिवोल्ट लेड किया था, क्या, मुंडा रिबेलियन, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने को। डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आपसे पूछा जा सकता है। एक डेट भी है इसमें, क्या इंपॉर्टेंट डेट है, 15 नवंबर, 15 नवंबर क्या बनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस इस दिन मनाया जाता है, वो भी इन्हीं को कॉमेमोरेट करने के लिए बनाया जाता है, वो भी याद रखना है आपको, ठीक है, 15 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट सेलिब्रेटेड गारिया वर्षो बोरोन उत्सव 2025? तो इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं, है ना, रैंडम फेस्टिवल्स भी ए रेट में पूछे जा सकते हैं, रैंडम क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये अपने को पता होना चाहिए, गारिया बोरोन बोर्शो उत्सव मिलता है कहाँ, बनता है कहाँ पर, त्रिपुरा में, त्रिपुरा में ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडेक्स ऑफ कोर 8 कोर इंडस्ट्रीज इज रिलीज बाय? 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, आरबीआई, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज करते हैं क्या, 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स, ठीक है भाई, सही बात है। अब मैंने आपको बताया था 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं क्या और कैसे याद रखोगे, ठीक है। इंडस्ट्रीज तो टोटल कितनी है, 8 है ना, टोटल 8 इंडस्ट्रीज हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें 3 सेक्शन में आप डिवाइड कर सकते हो उसको। कैसे 3 सेक्शन में आप डिवाइड करोगे? पहला सेक्शन आपका होना चाहिए क्या, एनर्जी, है ना। एनर्जी से रिलेटेड हमने बात की थी कि 4 इंडस्ट्रीज आपकी आती हैं इसके अंदर। देन हमने बात की थी बिल्डिंग मटेरियल, कि मकान, आपको एक कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई मकान बनाना है, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेंगी, 3 इंडस्ट्रीज के साथ में क्या करने का करना पड़ेगा,
बातचीत करनी पड़ेगी। एक है आपका एग्रीकल्चर, ठीक है। इन तीन सेक्शंस में आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे अपनी चारों आठों इंडस्ट्रीज को। इसके अंदर एक ही आएगा, एग्रीकल्चर के अंदर एक ही इंडस्ट्री आएगी, ठीक है। अब देखो एनर्जी में क्या क्या है, एनर्जी के अंदर कौन कौन सी आपकी चार इंडस्ट्रीज आएंगी। तो पहला है इसमें कौन, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आपका इसके अंदर आने वाला है, ठीक है। दूसरा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स इसके अंदर आएंगे। तीसरा हमारा होगा कोल, कोल भी तो एनर्जी है, कोल से ही तो एनर्जी आपकी बनने वाली है, सारी एनर्जी किससे बनेगी, कोल से बनेगी। और चौथा है हमारा क्या, नेचुरल गैस। तो ये चार इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाएंगे, एनर्जी वाले सेक्शन के अंदर आ जाएंगी, तो इनको अपन सेपरेटली याद कर लेंगे, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर तीन अपन ने देखे थे। पहला इसमें कौन था, स्टील, है ना। जब भी कोई मकान बनाना है तुम्हें, बिल्डिंग बनानी है, तो स्टील की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, स्टील की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी जब अपने को घर बनाना है। उससे पहले एक और चीज की जरूरत पड़ेगी अपने को, क्या, सीमेंट की, है ना। जब भी तुम बिल्डिंग बनाओगे कोई, तो सीमेंट के बिना क्या बन पाएगी क्या बिल्डिंग, है ना। ऐसा तो है नहीं अपने पुराने जमाने की चीजें चल नहीं रही कि अपन क्या कर देंगे, स्टोन्स को ब्लॉक करके बना देंगे, इतनी अच्छी बिल्डिंग अपना बना देंगे। तो अब ऐसा तो हो नहीं रहा है। अब क्या, सीमेंट से ही तो बिल्डिंग बनेगी, कोई भी बिल्डिंग आपको बनानी है बिना सीमेंट के बन ही नहीं सकती। तो सीमेंट इंडस्ट्री आ जाएगी, स्टील आ जाएगी। अब ये पूरी जो प्रोसेस होगी, सीमेंट और स्टील स्टील का काम चलेगा, आपका वाटर सप्लाई फिक्स होगा, तो क्या बिना इलेक्ट्रिसिटी के होगा ये, नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा इसमें, है ना। मकान जो है आपका बनेगा, तो बिना लाइट के रह लोगे क्या मकान में, है ना। बिना लाइट के तो नहीं रह पाओगे, एक घंटा ही निकालना पॉसिबल नहीं है बिना इलेक्ट्रिसिटी के। तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक इंडस्ट्री आ जाएगी। लास्ट बचता है आपका क्या, एग्रीकल्चर। इसके अंदर एक ही था क्या, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो आपकी आ जाएगी किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये 8 इंडस्ट्रीज याद करने का ये तरीका आपका एक हो सकता है। इसको तीन सेक्शन में अपन डिवाइड करके देख लिया, एनर्जी, बिल्डिंग और एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसका पार्ट है रॉ, रॉ जो है वो एक एजेंसी है, वो किसका पार्ट है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कैबिनेट सेक्रेटरीट, पीएमओ और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। आपको लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर ये आना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, जो आपके बाहर की खबरें हैं वो लेकर के आता है, इंडिया के बाहर की जो भी इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन है, वो लेकर जमा करने का काम करता है क्या, रॉ, है ना। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर आना चाहिए, नहीं। ये आएगा आपको कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर। कैबिनेट सेक्रेटरीट का पार्ट होता है क्या, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। तो याद रखना है इसको, 1968 में ये स्टेब्लिश हुआ था। कब, मैंने आपको बताया कि जनरली इंडिया में क्या होता है, जब कुछ चीजें हो जाती हैं, जब कोई ऐसे इवेंट हो जाते हैं, तभी हम क्या करते हैं, किसी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। उससे पहले हमें याद नहीं आता एकदम, है ना। तो जब हो गए आपके दो वॉर्स, 1962 का इंडिया चाइना वॉर और 1965 का इंडो पाकिस्तान वॉर, उसके बाद में हमें ऐसी जरूरत महसूस होती है कि भाई एक ऐसी इंटेलिजेंस सर्विस हमारे पास में होनी चाहिए जो कि विदेशों की इंफॉर्मेशन हमको ला करके दे, क्या चल रहा है विदेशों में, वहां पर हमारे अगेंस्ट कोई प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं चल रही है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रॉ जो है वो स्टैब्लिश की जाती है 1968 में, ठीक है भाई। रॉ के बारे में आपको पता ही होगा, रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, इनमें क्या डिफरेंस है। तो रॉ और आईबी में ये डिफरेंस है कि रॉ क्या काम करता है, जो आपके देश की बाहर की खबरें हैं वो लेकर के आता है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या करता है, आईबी क्या करता है, वो करता है कि आपकी जो विद इन दी कंट्री वाली जो चीजें हैं, इंटरनल इंफॉर्मेशन है इंडिया के अंदर की, वो कलेक्ट करने का काम आईबी करता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where did security forces launch the joint inter-terror operation नादेर? ऑपरेशन नादेर अभी रिसेंटली हमने देखा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के अंडर ही कह सकते हैं आप ऑपरेशन नादेर स्टार्ट किया गया था। तो जो भी मिलिटेंट्स हैं, या फिर एंटी टेरर ऑपरेशन इसको कह सकते हैं, जो भी मिलिटेंट्स थे कहां पर, कश्मीर के रीजन में, त्राल के रीजन में, स्पेसिफिकली त्राल के रीजन में, जो आपके क्या थे, मिलिटेंट्स हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो टेरर एक्टिविटीज को कंडक्ट कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट ये ऑपरेशन नादेर कंडक्ट किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या क्या ऑपरेशन सिंदूर के अंदर चीजें हमने देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द एम फॉर नेचर
इनिशिएटिव टू इंप्रूव मॉनिटरिंग ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए एम फॉर नेचर नाम का इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है? ऑप्शन है यूएनईपी, WWF, FAO, IUCN। इसका करेक्ट आंसर है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया है एम फॉर नेचर फॉर इको सिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, FAO के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होगी। 16 अक्टूबर 1945 को ये स्टेब्लिश हुआ था, रोम में इसका हेडक्वार्टर है। 16 अक्टूबर मैंने स्पेसिफिकली क्यों बताया है? क्योंकि इस दिन बनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। ठीक है भाई, वर्ल्ड फूड डे इस दिन बनाया जाता है 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ हॉर्मोज लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू वाटर बॉडीज। बहुत आसान क्वेश्चन होगा अभी के लिए, क्योंकि न्यूज में था, बहुत ज्यादा न्यूज में था। स्टेट ऑफ हॉर्मोज आपका, अभी ईरान ने एक बिल पास भी कर दिया है कि भाई हम क्या कर देंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक कर देंगे, जिससे जो आपका ग्लोबल ऑयल मार्केट है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस उसके कारण हो जाएगा। तो इस स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में यहां पर एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया है कि किन दो वाटर बॉडीज को क्या करता है, ये कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसका सही आंसर है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करने का काम करता है आपका क्या, स्टेट ऑफ हॉर्मोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which RBI digital initiatives were recognized for the digital ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। तो ये दो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिजिटल इनिशिएटिव जो लिए गए हैं वो हैं प्रवाह और सारथी। प्रवाह और सारथी नाम के दो इनिशिएटिव्स इंडिया में आरबीआई ने लिए हैं अभी रिसेंटली, डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड इन 1953। 1953 में एक कमीशन बना था, आप लोगों को पता होगा, किसके लिए? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के लिए। जब हमारा देश जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था, आजादी हमको मिल गई थी 1947 में, 1951 में हमारी ऑफिशियल संसद जो है वो बन गई थी, सरकार हमारी बैठ गई थी। उसके बाद क्या होता है, डिमांड होती है किसकी, स्टेट्स बनने की, स्टेट्स की रिऑर्गेनाइजेशन की भी बात इसमें की जाती है। तो उसके लिए अलग अलग कमीशन बने थे। सबसे पहले एस के धर कमीशन बनता है, देन जेवीपी कमेटी बनती है, फिर थर्ड कमीशन आपका बनता है कौन सा, फजल अली कमीशन। फजल अली, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं ना। फजल अली कमीशन आपका स्टैब्लिश होता है। फजल अली कमीशन के अंडर तीन लोग होते हैं। फजल अली एक तो जो खुद क्या थे, चेयरपर्सन थे, दूसरे थे आपके KM पन्नीकर साहब, KM पन्नीकर, और HN कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू जो थे वो आपके क्या बनते हैं, इसके मेंबर बनते हैं। और ये तीनों लोगों की क्या थी, एक कमीशन बनती है, और ये डिसाइड करती है कि भाई लैंग्वेज के आधार पर क्या कर सकते हैं आप, डिवीजन कर सकते हैं स्टेट्स का। और इसमें इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में बनते हैं। 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में स्टैब्लिश होते हैं 1956 में। 1956 में आपका एक्ट आया था, रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट। ठीक है, तो इसके अंडर ये 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज आपको देखने को मिलेंगे। तो KM पन्नीकर इसका हिस्सा है, हृदयनाथ कुंजरू हैं, सैयद फजल अली हैं, बट KN वांचू इसके हिस्सा नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कंक्लूडेड एट JLN स्टेडियम न्यू दिल्ली, विटनेसिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस विद पैरा एथलीट्स securing more than 550 medals in March 2025, identified the state that topped the medal tally। खेलो इंडिया पैरा गेम्स अभी रिसेंटली कंडक्ट किए गए थे, हमने देखा था, इसको पूरा फॉलो किया था हमने, जिसमें हमने देखा कि किस स्टेट ने टॉप किया है। तो सबसे ज्यादा मेडल जीते थे आपके हरियाणा ने। हरियाणा ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। आपका फर्स्ट पोजीशन पर रहा है, मेडल टैली में टॉप पर रहा है कौन, हरियाणा। सेकंड पोजीशन पर रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या रहा है आपका, सेकंड। ये है आपका फर्स्ट, और उत्तर प्रदेश रहा है हमारा थर्ड। ठीक है, तो ये टॉप 3 स्टेट्स हमने यहाँ पर देखे कि जो आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हैं उसमें टॉप 3 स्टेट्स हैं हरियाणा, तमिलनाडु और क्या, उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री इन इज इंडिया कंडक्टिंग द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 एट द महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान। साइक्लोन 2025 एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, क्योंकि अभी ये लास्ट 2-3 साल से ही हुई है। थर्ड एडिशन अभी रिसेंटली इसका कंडक्ट किया गया है। थर्ड एडिशन अभी रिसेंटली इसका
हुआ है साइक्लोन 2025। किस कंट्रीज के साथ में इंडिया करता है ये? तो इंडिया ये कंडक्ट करता है किसके साथ में? इजिप्ट के साथ में। इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है साइक्लोन 2025, और अभी ये रिसेंटली कहाँ हुई है? राजस्थान में हुई है। ठीक है, राजस्थान में कंडक्ट की गई है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस मॉक का, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे 2025? वर्ल्ड टीबी डे 2025 की थीम क्या है? टीबी डे आप सभी को पता होगा कब बनाया जाता है? 24 ऑफ मार्च को बनाया जाता है हमारा टीबी डे। 24 ऑफ मार्च को है वर्ल्ड टीबी डे। क्या थीम थी इस बार की? तो थीम थी इस बार यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। तो ये हमारी क्या थी? थीम थी वर्ल्ड टीबी डे की। ठीक है, तो यहां पर आपका खत्म होता है आज के क्वेश्चंस। एलियट का जो आपका मॉक था वो हमारा यहाँ पर एंड होता है। 80 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर क्या देखे? 30 क्वेश्चंस हमने देखे। लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था। मैं एक गुड स्कोर की बात करूं तो 22 टू 24 जो है एक बढ़िया स्कोर होना चाहिए, क्योंकि काफी इजी था मॉक का लेवल। काफी क्वेश्चन जो थे वो आसान थे, बनने चाहिए थे आपसे, है ना? तो 22 टू 24 एक अच्छा स्कोर होना चाहिए इस मॉक के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले मॉक में विद अदर एनालिसिस। आगे जो 30 क्वेश्चंस होंगे उनके एनालिसिस के साथ में हम लोग मिलेंगे। तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद विदिक।